जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, ये जो हमारा गद्य साहित्य का इतिहास का जो थ्योरी चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गद्य मतलब ये क्वेश्चन आंसर की प्रश्न उत्तर की श्रृंखला की ओर आगे बढ़ लिए हैं। तो देखा बच्चों, हम लोगों ने कितना सारा पढ़ाई कर लिया थोड़ा थोड़ा करके। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा निरंतर पढ़िए। बस पढ़ना तो है ही, पर ऐसा नहीं कि 4 दिन पढ़ लिए, खूब बढ़िया झूम के पढ़ लिए, उसके बाद बंद, फिर 1-2 हफ्ता बाद सुर आया, अरे अभी हिंदी तो बहुत दिन हो गया नहीं पढ़े। ऐसा नहीं मेरे बच्चों। आप बस बहुत ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट का वीडियो पढ़िए और 10-5 मिनट एक्स्ट्रा और पढ़िए। मुश्किल से आधा घंटा आप हिंदी को दीजिए। पूरे 24 घंटा आपके पास है ना, आधा घंटा आप हिंदी को भी पढ़िए। देखिए बच्चों, आप में इम्प्रूवमेंट ना हुआ क्यों? क्योंकि जो आपका अब बाकी सारा सिलेबस है मैथ को छोड़कर सब हिंदी भाषा में तो लिखना पढ़ना है। और जब आपका हिंदी मजबूत रहेगा, हिंदी शुद्ध रहेगा, बढ़िया समझ विकसित रहेगी हिंदी में, तब आप कितना सुंदर और विषय को भी लिख लेंगे। लिखने का सिस्टम आपको पता रहेगा क्योंकि आपका हिंदी स्ट्रांग हो जाएगा। और मैथ में क्या रहता है बच्चों, आपका हिंदी में उसमें उतना कोई वो नहीं रहता, उसमें तो आपको फार्मूला हो गए, यही सब याद करना रहता है ना। नियमबद्ध तरीके से उसको लिखना जरूरी रहता है। और बाकी तो कोई चीज जरूरी नहीं, तो बाकी तो आपको और जो सारे विषय हैं हिंदी पर ही डिपेंड है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसलिए हिंदी को स्ट्रांग बनाइए। तो आइए अब हमारे साथ चलते हैं, प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों कि ये जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है। इससे आगे बढ़ने से पहले बच्चों, आपसे एक छोटा सा, आप जो भी समझिए, आप जानते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को बच्चों। इस चैनल के माध्यम से, क्यों? क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्लासेस की जो हिंदी विषय पाठ्यक्रम है बच्चों, इसको हम कंप्लीट डे बाय डे करके प्रत्येक दिन हम विषय जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है उसको हम पढ़ा रहे हैं। वर्तमान में तो हमारा गद्य और पद चल रहा है बच्चों। गद्य में ये गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास है, और पद में वो उधर कविता है, कवियों का सब, सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, ये सब जो है ना, इनके बारे में सब चल रहा है। वो सब पाठ को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और इनको कंप्लीट होते होते बच्चों, अब एक बात और आपसे कहनी थी। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमको ये बताएं कि हम संडे टू संडे आपको क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला कराते रहें, जैसे कि आपके प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे उस प्रकार से। आपका जो कमेंट होगा, आपकी जो राय होगी बच्चों, तो आप हमको बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो हम नहीं होगा तो हम जो संडे को भी पढ़ाते हैं थ्योरी, तो संडे को ना पढ़ाकर हम आप लोगों को प्रश्न उत्तर करवाया करेंगे। जो पढ़ाए रहेंगे पूरे हफ्ता में वो प्रश्न उत्तर के माध्यम से संडे टू संडे करवाते रहेंगे। इससे हमारा एक समझ और विकसित होगा कि हमारे एग्जाम में प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, गद्य से संबंधित है बच्चों। जब कोई भी इसमें टॉपिक वाइज देखिएगा आप, ये चीजें टॉपिक वाइज होंगी। अब यहाँ पर गद्य है तो गद्य से ही संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो गद्य को समझ पाएंगे। गद्य शब्द की उत्पत्ति बच्चों, ये जो थ्योरी हमने पढ़ा दिया है, इसका लिंक ये एक प्लेलिस्ट में हमने इकट्ठा कर दिया, सारे वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया है, और उसका लिंक हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और आप निरंतर शुरू से लेकर क्रम वाइज सिस्टमेटिक तरह से पहले दिन से लेके आज तक जितना पढ़ाए हैं सब सीरियल वाइज दिया हुआ है, और आप उसको पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए बच्चों। 2-2, 4-4 वीडियो फास्ट मोड करके फास्ट कर दीजिए, लेकिन चीजें पढ़िए। पर जब फास्ट की रही तो बड़े कॉन्सेंट्रेशन से पढ़िए, ताकि चीजें बहुत जल्दी जल्दी दिमाग से आगे भागती हैं। ध्यान से पढ़िए और फिर उसके बाद ये प्रश्न उत्तर आइए बच्चों। देखिए, गद्य शब्द की उत्पत्ति बताइए। कह रहा है कि गद्य शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो गद्य, गद्य धातु, संस्कृत की गद्य धातु से के साथ यत प्रत्यय, ये संस्कृत का यत है बच्चों, यत प्रत्यय के योग से बना हुआ है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो गद्य है ना, या दा है यहाँ पर, और यहाँ पर यत, तो ये जो अंतिम वाला जो ता है ना, ये हट जाएगा, और ये जो या है यहाँ पर लग जाएगा। तो उसी प्रकार से ये देखिए, ये गद्य बन गया कि नहीं बन गया, देखिए यहाँ पर ध्यान से। तो वही है कि गद्य धातु में यत प्रत्यय लगने से गद्य बना हुआ। अब देखिए जिसका अर्थ क्या है बच्चों, इसका अर्थ है बोलना, बतलाना या कोई चीज कहना। अतः गद्य का मतलब है बच्चों की बोलचाल की शैली, भाषा शैली कैसी है हमारी,
अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम दूसरे पे चलते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि गद्य का स्वरूप क्या है। गद्य का स्वरूप क्या है? अभी तक आपने समझा कि गद्य का अर्थ क्या है, गद्य का उत्पत्ति कैसे हुआ। अब देखिए बच्चों, मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जिस वाक्यबद्ध भाषा का प्रयोग करता है, गद्य कहलाता है। फिर से समझिए बच्चों, मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जिस वाक्यबद्ध भाषा का प्रयोग करता है, गद्य कहलाता है। ये मनुष्य के तर्क प्रधान चिंतन का प्रतीक है। अच्छा बच्चों देखिए, अब हम लोग आपस में बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? आपको कहते नहीं कि आप ध्यान से पढ़िए, निरंतर पढ़िए, वीडियो को लाइक करिए, तो जो जहां पर होना चाहिए वैसे सेट है कि नहीं है? चीजों को पढ़ा रहे हैं तो देखिए, अब इसको सेंटेंस को पढ़िए, 30 नंबर के क्वेश्चन को। तो देखिए, हिंदी गद्य के प्राचीनतम चरण किन किन भाषाओं में उपलब्ध हैं। अब देखिए, हाँ बच्चों जहाँ होना चाहिए वही तो है। ऐसा तो नहीं कि हाँ यहाँ पर कहीं बीच में लाके खड़ा कर दिए हैं, नहीं। तो यही चीज समझाना चाहते हैं कि जो गद्य का स्वरूप है, वो जो हम अपने दैनिक जीवन में जो वाक्य बोलते हैं, बात करते हैं अपने घर में, अपने मित्र में, अपने रिलेटिव में, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, वही गद्य कहलाता है। अब देखिए बच्चों, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम चरण किन भाषाओं में उपलब्ध है। तो देखिए बच्चों, किन भाषाओं में? ये राजस्थानी और ब्रज भाषा में है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तो आप क्लास 9th में है ना, ये क्लास 10, क्लास 11, 12 ये सब में इम्पोर्टेंट है। अब देखिए बच्चों, हिंदी गद्य का विकास आरंभिक चरण कैसे हुआ? मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जो हिंदी गद्य का जो विकास हुआ, उसके शुरुआती चरण में कैसे कैसे हुआ विकास। वही कह रहे हैं बच्चों कि आरंभिक चरण में हिंदी गद्य का विकास सामान्य बोलचाल की भाषा में हुआ था, जैसे कि लोग बोल रहे हैं, बस उसी भाषा में इसका विकास हो गया था। अब देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि गद्य साहित्य तथा पद्य साहित्य में अंतर बताइए, कि गद्य साहित्य क्या है और पद्य साहित्य क्या है। तो आप अच्छे से जानते हैं बच्चों कि जो हमारा पद्य साहित्य होता है वो कविता की तरह होता है, उसमें तुक होता है, लय होता है। आप पढ़ते हैं कविता तो अंत में जब लाइन आता है तो कितना बढ़िया से तुक मिला रहता है, लेकिन वहीं पर आप गद्य साहित्य में ऐसा नहीं रहता है। तो वही यहाँ पर कहना चाहते हैं, आप बातों को समझिए बच्चों कि गद्य साहित्य तर्क प्रधान है, चिंतन प्रधान है, लेकिन जो पद्य साहित्य है बच्चों, यहाँ पर भाव प्रधान है, यहाँ पर भाव दृष्टि बोध पर आधारित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्थ ज्यादा मायने नहीं रखता, यहाँ भावनाएं, किस भाव से कवि ने कविता को लिखा है, ये मायने रखता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया बच्चों, बताइए। तो आप जानते हैं 2 भागों में, कौन? गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी के प्राचीनतम गद्य रूप राजस्थानी गद्य का संक्षिप्त परिचय हमको दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो राजस्थानी गद्य है उसका छोटे में ऐसे परिचय दीजिए, क्या है। तो देखिए बच्चों, लगभग 10वीं शताब्दी में, कब? 10वीं शताब्दी में पट्टा परवानों, टीका टिप्पणी करताओं, दान पात्रों एवं अनुदान ग्रंथों में राजस्थानी गद्य का रूप देखने को मिलता है। अर्थात बच्चों यहाँ पर यह है कि जैसे किसी ने कोई पट्टा परवान लिखा, 10वीं शताब्दी की बात है, कोई टीका टिप्पणी लिखा, टीका अर्थात किसी अन्य लेखक, मतलब किसी अन्य के रचना को कोई दूसरा लेखक उसे टीका करते हुए, टिप्पणी करते हुए लिखे, तो ये सब राजस्थानी गद्य का रूप वही यही सब पे मिलता है। तो यही छोटा सा परिचय है बच्चों, इसको समझ लीजिए, राजस्थानी भाषा से शुरुआत ही हुई है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ब्रज भाषा गद्य का आरंभ कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है। तो संवत 1400, मतलब वही 1343 ईस्वी। अभी 1400 में 57 घटाएंगे बच्चों तो 1343 आएगा, क्योंकि हमको संवत से ईस्वी में लाने के लिए 57 घटाना पड़ता है, और ईस्वी से संवत में ले जाने के लिए 57 जोड़ना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि लगभग कैसा 1400 संवत के लगभग ब्रज भाषा गद्य का आरंभ हुआ था। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, खड़ी बोली की प्रथम रचना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और उनके लेखक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना। खड़ी बोली सिर्फ नहीं है, यहाँ पर देखिए हिंदी लिखा हुआ है। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना और लेखक बच्चों, तो ये रचना क्या है? चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद गंग, लिंक करिए, चंद गंग
चंद छंद वर्णन की महिमा किसने लिखा? गंग ने लिखा। चंद गंग ऐसे जोड़िए। और ये गंग कौन है बच्चों? तो ये गंग जो है ये अकबर के शासन काल में उनके राज्य शासन में उनके राज दरबार में रहने वाले कवि हैं। किसके? अकबर के समय के। अब देखिए बच्चों ये गंग कवि कौन है? देखिए यहाँ पर नीचे क्वेश्चन भी बन गया, देखिए क्वेश्चन भी बन गया। कवि गंग कौन थे? तो बच्चों ये कवि गंग बादशाह अकबर के दरबारी कवि थे, उनके दरबार में रहते थे। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी गद्य की वास्तविक शुरुआत कब से मानी जाती है? हिंदी गद्य की वास्तविक जो शुरुआत है, तो बच्चों वास्तविक जो शुरुआत है हिंदी गद्य की वो भारतीय युग से मानी जाती है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था। अब चूंकि इनका जन्म होते ही तुरंत तो गद्य का विकास में थोड़ा बड़े हुए होंगे 10-15 साल जो भी, तो अब भारतीय युग का जो शुरुआत है बच्चों वो 1850 से माना जाता है चूंकि जन्म हुआ था। लेकिन आपको कहीं कहीं पर 1868 से लेके 1900 तक माना जाएगा, या 1900 या 1888 वगैरह तक माना जाएगा, क्योंकि 1888 में प्रेमचंद जी का भी, मुंशी प्रेमचंद जी का भी जन्म हुआ है। आपको याद करा रहे हैं बच्चों, आपके सिलेबस में अगर प्रेमचंद जी हैं तो याद करिए, भारतेंदु जी हैं तो इनका जन्म याद कर दीजिए। इसी उद्देश्य से हम ऐसे जोड़ जोड़ के बार बार रिमाइंड करा रहे हैं आपके दिमाग में। तो हिंदी गद्य की वास्तविक शुरुआत बच्चों 1868 से मानी जाती है, भारतेंदु युग से। यहीं से नाटक कहानी की शुरुआत मानी जाती है, नाटक के जनक माने जाते हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य की आरंभिक रचनाओं और उनके रचनाकारों के नाम लिख के बताइए। तो रचना भी दिया हुआ, रचनाकार भी दिया है। भाषा योग वशिष्ठ निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी। पंचांग दर्शन मथुरानाथ शुक्ल पंचांग दर्शन लिखे हैं। और पद्म पुराण का भाषा अनुवाद ये पंडित दौलत राम ने लिखा है। पद्म पुराण, देखिए बच्चों पंडित दौलत राम और पद्म पुराण याद कीजिए, पद्म और पंडित ऐसे याद करने के लिए बच्चों है ट्रिक सब। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, ब्रज भाषा के प्राचीन गद्य की 2 प्रमुख रचनाओं और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो रचना कौन है बच्चों? ये कब ब्रज भाषा की बात कर रहे हैं, प्राचीन गद्य की बात कर रहे हैं। तो ये बच्चों 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ ने लिखा। और अष्टयाम और भक्तमाल, देखिए बच्चों भक्तमाल अष्टयाम ये नाभादास ने लिखा है। अब देखिए चर्चा हो रही है तो चर्चा में सुनिए, ध्यान से सुनते रहेंगे तो दिमाग में रहेगी, आगे चीजें काम आएंगी। जो अष्टयाम है बच्चों ये जो नाभादास है इन्होंने लिखा है। और अष्टयाम में है क्या? तो अष्टयाम में श्री राम जी की स्तुति वंदना पूजन करने के लिए 8 पहर में कैसे कैसे पूजा करना है इसको इन्होंने इसमें लिखा है। और 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता ये गोकुलनाथ ने लिखा है। अब बच्चों ये बताइए ये गोकुलनाथ हैं कौन? तो ये गोकुलनाथ ये विठलनाथ के पुत्र हैं। और विठलनाथ कौन है बच्चों? तो ये वल्लभाचार्य के पुत्र हैं जो कि सूर्यदास के गुरु हैं। कौन? वल्लभाचार्य। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की और हम आज के डेट में 15 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम पढ़ लेते हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में सहायक 2 प्रमुख लेखक के नाम लिखिए। 4 लेखक हैं बच्चों, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल और एक और हैं। सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल और एक और हैं बच्चों, याद नहीं आ रहा है तो आप 2 को याद रखिएगा, ये सदल मिश्र और इंसा अल्लाह खां हैं। अब 15वें क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग नहीं बच्चों, भारतेंदु पूर्व युग। यहाँ देखिए भारतेंदु पूर्व युग की बात कर रहे हैं कि हिंदी गद्यकार के 4 प्रवर्तक के नाम लिखिए जो भारतेंदु युग में, और उनके रचनाओं को भी नाम लिखिए। देखिए आ गया बच्चों, हमको एक नहीं याद आ रहे थे तो देखिए मुंशी सदा सुखलाल सुसागर, देखिए यहाँ पर भी सुख और यहाँ पर भी सुख, ऐसे जोड़ लीजिए जैसे आपको ऑप्शन में दिया रहेगा ना, तो जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा और ऐसे इसी प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा और एक कोई सही रहेगा या 3 सही रहेंगे एक गलत रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो देखिए मुंशी सदा सुखलाल सुख सागर लिखे हैं, इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी लिखे हैं, पंडित लल्लूलाल प्रेम सागर लिखे हैं और सदल मिश्र नासिकेतो आख्यान लिखे हैं। ये कैसे कवि हैं? तो बच्चों ये प्राचीन कवि हैं। कैसे कवि हैं? प्राचीन समय के कवि हैं हिंदी खड़ी बोली के। तो आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिए क्या लिखा हुआ है।
क्या कह रहे हैं, ये देखिए, उपरोक्त रचनाओं का रचनाकाल 803 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 1800, क्षमा करें बच्चों, 1803 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 16 से थोड़ा थोड़ा इसीलिए पढ़ाएंगे बच्चों, क्योंकि अन्य क्वेश्चन को भी हम जिक्र करते हुए, अन्य बातों को भी, लेखक रचनाओं को भी जिक्र करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो आपका लॉन्ग ना हो, इसके लिए हम छोटे छोटे ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आप और भी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए और हमारे भी इस सब्जेक्ट को निरंतर पढ़ते रहिए। निरंतरता बना के देखिए बच्चों, 2-3 महीने में अपने आप को एकदम क्या कहते हैं, अपने विषय का आप ज्ञाता हो जाएंगे। दूसरे बच्चों को, अपने क्लास फेलो को और सबको बताएंगे। विश्वास मानिए, आप निरंतर जुड़ के देखिए, पढ़ के देखिए। तो आइए बच्चों, अब जाते जाते, आप जानते हैं हमको क्या कहना है, शायद आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें बच्चों। जय हिंद।